नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैग्मेटिक इंडियन के आज के सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हाल ही में कतर के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल्स को डेथ सेंटेंस सुनाया है। कतर एक बहुत ही छोटा देश जो पर्शियन गल्फ में सऊदी अरेबिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और यूएई के बहुत ज्यादा करीब है। इसकी जुडिशियरी के डिसीजन से भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इंडिया कतर के रिलेशंस को देखें तो बहुत ही बढ़िया संबंध हमें नजर आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेथ सेंटेंस हमारे फॉर्मर ऑफिसर्स को दिया गया है, ये मामला एग्जैक्टली क्या है और इस इंसिडेंट में शुरुआत से क्या क्या हुआ है। इस वीडियो से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 8 ऑफिसर्स है वो कौन है और क्यों इनकी वजह से इंडिया कतर रिलेशंस में स्ट्रेन देखने मिल सकता है। तो जरा भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चालू करते हैं आज के सिंप्लीफाइड को। दोस्तों, कतर का जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, इस कोर्ट ने पिछले साल से यानी 8 अगस्त 2022 से जो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल्स एस्पियोनेजेस के एक्यूजेशंस के तहत कतार में डिटेन किए गए थे, इन ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस सुनाया है। अब अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो एस्पियोनेजेस का सीधा मतलब है जासूसी करना। कोई भी इंडिविजुअल जो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट कंपनी या क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसे हम स्पाई या जासूस बोलते हैं। जेनेवा कन्वेंशंस ऑफ 1949 का आर्टिकल 46 ये कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशंस और ऑफ दिस प्रोटोकॉल, एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ पार्टी टू कॉन्फ्लिक्ट who falls into the power of an adverse party while engaging the espionage shall not have the right to status of prisoner of war and may be treated as a spy। इसका मतलब यह है कि आर्म फोर्सेस का कोई भी मेंबर अगर एस्पियोनेज एक्टिविटी में डिटेन किया जाता है तो उसे प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस नहीं देना चाहिए, बल्कि एक स्पाई की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इन अ सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि स्पाइंग एक क्राइम है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स में स्पाइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल माना गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रेस रिलीज में अपना बयान देते हुए कहा कि यह वर्डिक्ट एक बहुत बड़ा शॉक है और हम लीगल टीम के कांटेक्ट में रहते हुए सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब इंडिया के पास कौन से लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है, इस बात पर हम जरूर ध्यान देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो 8 ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी सुनाई गई है वो कौन है और इस पूरे इंसिडेंट की एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है। जो ऑफिसर्स को डिटेन किया गया उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश का समावेश है। ये पर्सनल्स दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो एक ओमानी नेशनल की डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसमें काम करते थे। इनमें से कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी को भारत कतर बायलैटरल रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूशन के लिए 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी दिया गया था। ताजुब की बात यह है कि ये जो ओमानी नेशनल की हम बात कर रहे हैं उसे भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसे नवंबर में ही रिलीज कर दिया गया। अब अगर इस इंसिडेंट के टाइमलाइन को हम देखें तो अगस्त 2022 में कतारी अथॉरिटीज ने इन रिटायर्ड ऑफिसर्स को अनस्पेसिफाइड चार्जेस पर अपनी कस्टडी में लिया था। कुछ समय बाद इन अथॉरिटीज ने यह कहा कि कतार के सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम्स पर स्पाई करने के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया था। सितंबर 2022 में फर्स्ट बेल प्ली को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मार्च और जून 2023 में इन ऑफिसर्स का ट्रायल कोर्ट में हुआ था। अक्टूबर महीने की 1 तारीख को इंडियाज एम्बेसडर टू कतार इन ऑफिसर्स को मिले थे और इसी महीने में फांसी की सजा भी सुनाई गई है। अब इतना सब जानने के बाद एक सवाल फिर भी बनता है कि ऐसा कौन सा सीक्रेट प्रोग्राम था जिसके लिए इन ऑफिसर्स को फांसी की सजा मिली है। साल 2020 में कतर और इटली के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें यह डिसाइड होता है कि इटली कतर के लिए कुछ स्पेशल टाइप की सबमरीन्स बनाएगा। ऐसा माना जाता है कि यह सबमरीन्स इतनी एडवांस है कि रडार पर भी इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अब इसमें भी ये बात खास है कि इटली और कतर में सबमरीन्स को लेके जो डील हुई है ये तो मीडिया को पता था, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स किसी के भी पास नहीं थी। अब ये जो सारी बातें थी कि इंडियन ऑफिसर्स इस प्रोजेक्ट पर स्पाई कर रहे हैं, ये बातें पाकिस्तानी मीडिया ने चालू की थी और उन्होंने ये भी मेंशन किया
कि ये ऑफिसर्स इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसराइल, जिसके साथ कतर के रिलेशंस बहुत डिस्टर्बिंग है। अब दोस्तों, हमने पहले भी ये मेंशन किया है कि कतर ने अनस्पेसिफाइड चार्जेस पर इंडियन ऑफिसर्स को डिटेन किया है। तो ये जो सारी बातें हैं वो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से सामने आ रही है, लेकिन कतर अभी भी इस बात पर पूरी चुप्पी साध रहा है। अब दूसरा सवाल सामने आता है कि भारत के पास ऐसे कौन से लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे यह फांसी रोक दी जा सकती है। सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने कतारी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जो कुछ लीगल ऑप्शन शेयर किए, उसमें पहला स्टेप यह बताया कि भारत को कतार के जुडिशियल सिस्टम के अंदर ही अपील करना होगा। अगर अपील का प्रावधान अवेलेबल नहीं है तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकता है। सरकार भी डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए इस पेनल्टी को रोक या कम कर सकती है। ग्रोवर जी ने यह भी मेंशन किया है कि इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी आईसीसीपीआर के तहत डेथ पेनल्टी को एक्सेप्शनल केसेस में ही दिया जा सकता है। अब यह देखना हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल होगा कि कैसे भारत सरकार इस मामले को रिजॉल्व करती है। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की वजह से अगर इस फैसले को रोक या कम कर दिया जाता है तो वाकई भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी। लेकिन अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो रिलेशंस बिगड़ने की संभावना भी कई हद तक बढ़ जाती है। अब तक वर्डिक्ट और अरेस्ट के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स आउट नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है यह जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाय द टाइम बिंग मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने हमारे नेवी के लिए एक बड़ा योगदान दिया है उन ऑफिसर्स को जल्द ही राहत मिल जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।